Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this week's Agni Pariksha, that is your CAT mini mocks, ठीक है। तो हर संडे अभी CAT mini mock होने वाली है, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। तो 19th मई का जो CAT mini mock था उसके सॉल्यूशंस देखने वाले ये वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग देखने वाले DILR के सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें VARC का देखेंगे, इसमें हम लोग DILR का देखने वाले। एज यूजुअल कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, गेट योर डाउट्स क्लियर। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहले सब क्वेश्चंस देख लेते, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको एटलीस्ट क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, कुछ डीआई का लग रहा है, स्कैटर ग्राफ है, ऑलराइट, एक ही ग्राफ दिख रहा है, पढ़ लो, बेसिक लेवल का ही लग रहा है, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। इसके क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, ये चौथा क्वेश्चन। और ऑब्वियसली पॉज करके देखो गाइस, एवरी संडे अभी विदाउट फेल कैट मिनी मॉक्स होने वाले, जिनकी डिफिकल्टी लेवल विथ जैसे जैसे कैट एग्जाम के पास आएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाली है। ये पजल दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आपका मैट्रिक्स बेस्ड पजल दिख रहा है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उस पर, 5 6 7 8, ऑल राइट। टीटा क्वेश्चन भी 5 6 टीटा दिख रहे हैं, ऑल राइट। देन तुम्हारा वापस से पजल आ रहा है, अगेन अगेन अ मैट्रिक्स बेस्ड पजल, ऑल राइट, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं, हो जाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पजल है डेजिग्नेशन वाला, ठीक है। उस पे के ये 4 क्वेश्चन 9 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12। Question number 13, question number 14, 15 and 16. These 4 questions are based on this passage. So read the passage and solve the questions. So this is question number 13. Pause the video, solve the question. Question number 14. Pause the video, solve the question. Question 15 and question 16. Questions 17 to 20. These 4 questions are based on this passage. Pause the video, solve the question. Question 18. Question 19, question 20. Now we will look at all the solutions. Let's look at the first question, DI. The scatter graph given below shows percentage of total quantity of milk in 5 ABCD different types of vessels. तो ABCD दिख रहा नहीं है, ठीक है, देखते हैं। Different types of vessels out of total mixture of milk and water in this 5 vessels. 5, तो ये ABCD हो सकता है, बट यहाँ पे 6 भी है, देख, ठीक है, ध्यान देते हैं। फॉर 2 अमित एंड बबलू डिफरेंट मिल्कमैन, ठीक है, अमित और बबलू 2 डिफरेंट मिल्कमैन है, उनके लिए मिल्क का परसेंटेज आउट ऑफ टोटल जो वेसल है वो दिया है। मतलब अगर ये अमित है, ये अमित है, तो उसके अभी वेसल्स का एक बार देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ दिस सेम टाइप ऑफ वेसल्स इज इक्वल, मतलब रीड द डेटा नोट हियर, हाँ, तो 1 2 3 4 5 इज ABCD। चलो ABCDE लिख लेते। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो ए वाला वेसल है इसकी क्वांटिटी अमित और बबलू के लिए सेम रहेगी, मतलब कैपेसिटी, बेसिकली वो वेसल इसका 100 लीटर का है तो इसका भी 100 लीटर का है। उसमें अभी क्या है, अमित का पहला जो वेसल है ए वाला, उसमें 60% मिल्क है, बबलू का 50% ही मिल्क है। मतलब अगर 100 लीटर की कैपेसिटी है तो 60 लीटर अमित का मिल्क है, बबलू का 50 लीटर ही है, बाकी बचा हुआ वाटर है, क्योंकि उन्होंने दिया है मिल्क एंड वाटर। तो अमित इस केस में, अगर उन्होंने पूछा कौन ज्यादा ऑनेस्ट है, तो अमित है। यहाँ पे भी अमित दिख रहा है, यहाँ पे भी अमित, यहाँ पे भी अमित, यहाँ पे बबलू दिख रहा है 5th इसमें, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चंस देखते, इसमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं, हो गया, समझ के हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते पहला क्वेश्चन। अभी डीआई में जनरली ऐसे ही होता है, एलआर में वैसा नहीं कि डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग लाइक दिया क्या है। सो आई अंडरस्टूड व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर, दिस इज जस्ट अ स्कैटर ग्राफ, बेसिक लेवल का ही है, एक ही ग्राफ है, मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली परसेंटेज इन्वॉल्व है तो कैलकुलेशंस रहेगा, एंड डीआई इज डेटा इंटरप्रिटेशन, और उधर कैट में तुम्हें कैलकुलेटर भी रहता है, तो ज़्यादा तुम्हारे कैलकुलेट मतलब करने की स्किल्स नहीं देखने वाले कि कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहा है बंदा या बंदी, इट्स मोर लॉजिकल, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल सी, अभी सी की बात कर रहे, ठीक है, सी की बात कर रहे, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो सी में अमित का कितना है, अच्छा ये 55, अच्छा तो हर एक देखो ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ये 56 57 58 59,
तो ये 56 है, ऊपर ही नंबर लिख लो, ये 50 के दो नीचे, मतलब ये 48 है, ये मिल्क का है, ये 60 मिल्क है, ये 50 मिल्क है, ये 60 मिल्क है, ये 40 मिल्क है, यहाँ पे ये 60 मिल्क इसका है बबलू का, 71 72 मिल्क अमित का है, यहाँ पे 40 अमित का है, 50 बबलू का है। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखते इफ एवरेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल सी फॉर बोथ द मिल्कमैन इज 960 लीटर्स। अभी मिल्क सॉरी वाटर की बात कर रहे, अभी मैं क्या करूंगा, अज्यूम क्या करेंगे कि लेट से ये 100, अभी अपने को कैपेसिटी पता नहीं, वी डोंट नो द कैपेसिटी ऑफ वेसल सी, परसेंटेज में दिया है इसलिए मैं कैपेसिटी क्या मान के चलूंगा 100। ठीक है, सी के लिए ये अमित है, अमित का लेट से सी का चल रहा है ना, अमित का वाटर, अमित का मिल्क, बबलू का वाटर, बबलू का मिल्क। तो अभी 100 लीटर अज्यूम करके चलते, तो अमित का वाटर कितना आएगा, क्योंकि 56 उसका मिल्क है तो 44 वाटर आएगा, 56 मिल्क है, बबलू का वाटर कितना आएगा 48 उसका मिल्क है तो 52 और ये 48। तो अपन ने क्या अज्यूम किया है कि 100 लीटर कैपेसिटी। अभी मेरे केस में वाटर का एवरेज क्या आएगा 44 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, 2 यूनिट से तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा बेसिक एवरेज का। आई होप दैट इज क्लियर है। एवरेज इज टोटल नंबर ऑफ, क्या मतलब जो भी है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटीज, या अपने केस में 2 लोग है तो डिवाइडेड बाई 2 वैसा। तो 44 प्लस 52 96 ओरली करो डिवाइडेड बाई 2 48। तो मेरा केस में क्या आया 48 लीटर एवरेज आया मेरा पानी का। पूछा क्या है 960 लीटर्स उन्होंने दिया है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल एक्चुअल, तो हाइपोथेटिकल में 48 लीटर मेरा एवरेज आया, ये हाइपोथेटिकल है, तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल इज 960 लीटर्स, उनका एवरेज 960 लीटर्स आया ना। तो हाइपोथेटिकली मेरी कैपेसिटी क्या थी, एक वो जो वेसल था उसका 100 लीटर लिया था मैंने, तो एक्चुअल निकल के आएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। नॉर्मल यूनिटरी मेथड, 100 ऊपर जाएगा 48 नीचे आएगा, नंबर्स भी ऐसे मिलते हैं तो अपने को कॉन्फिडेंस भी आता है। तो एक्चुअल सी का कैपेसिटी क्या आएगा 100 बाई 48 इंटू 96, 48 टू 96, जीरो बचेगा, 2000 लीटर है। तो सी की कैपेसिटी क्या है 2000 लीटर, 2000 लीटर की कैपेसिटी, उसमें मिल्क कितना वाटर कितना अपने को परसेंटेजेस दिए है उन्होंने। एंड टोटल मिक्सचर इन वेसल ए फॉर बोथ द मिल्कमैन इज 40% मोर देन द टोटल मिक्सचर इन वेसल सी। मतलब उसकी कैपेसिटी 40% ज्यादा है वेसल सी से, तो 40% ऑफ 2000 इज कितना 800, तो उसकी ए की कैपेसिटी कितनी है 2800 लीटर्स, वो मेरे को मिल गया। Then find the difference between quantity of water in vessel A for both the milkmen. A का कितना है, मिल्क का वाटर का पूछा है, तो इसमें 40 इसमें 50। ठीक है, तो बेसिकली क्या आएगा मेरा आंसर क्या आएगा 40 बाय 100 माइनस 50 बाय 100। ठीक है, तो बेसिक चीजें मन में ध्यान में रखो। ठीक है, कि अभी मैं 2800 का 50% निकालूंगा फिर माइनस 40% ऑफ 2800 करूंगा, नहीं, उससे अच्छा 28 कॉमन निकालो, 2800 कॉमन निकाला, 50 बाय 100 माइनस 40 बाय 100, ये सब मन में करना है, अभी मैं बस बता रहा हूं तुम्हें। तो 10 बाय 100, तो 10 बाय 100 में एक जीरो कट हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा, वो एक जीरो कट हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 280 लीटर्स। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डाउट अगर प्लेटफॉर्म पे जाके पूछ रहे हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे तुम वीडियो देख रहे हो, प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कशन में तुम डाउट्स पूछ सकते हो, गेट योर डाउट्स क्लियर। ठीक है, मूविंग, आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डाउट्स रह गए तो पूछो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, इसका आंसर 280 है। इफ रेशियो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ वेसल ए टू ई इज 2:3, सिंपल, तो ए का मैं कितना लूंगा, कैपेसिटी क्या है का 2x, ई बोला है ना उन्होंने, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का मैं कंसेप्ट लगा रहा हूं। तो अभी थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये 2x है ए का, इसका 3x है। ठीक है, ई का ही पूछा है ना उन्होंने, हाँ ठीक है, ई का 3x है, कूल। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड वेसल ई फॉर बोथ द मिल्कमैन इज 180 लीटर्स, बेसिक। ठीक है, तो मिल्क का डिफरेंस पूछा है। अभी ए में देखो, अभी 60% मतलब 2x कैपेसिटी मैंने लिया, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 1.2x। इतना मिल्क है,
अमित के पास, बबलू के पास 50% मतलब x हो गया, 2x कैपेसिटी है ना, 50% इज 1/2। ऑल राइट, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, अभी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए कितना हो गया, 2.2x। आई होप एवरीवन इज विथ मी। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इजी है, ये फास्ट हो जाना चाहिए, ये अपन स्किप नहीं करेंगे एक्चुअल कैट में। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है तुम्हारा, ऑब्वियसली 40 मिनट में तुमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 10-10 मिनट में आइडियली होना चाहिए, और चारों डुएबल नहीं रहेंगे, कुछ तो डालेंगे वो कि कुछ अलग दिया, कुछ मुश्किल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डुएबल है, ये तुमने अटेम्प्ट करना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। 3x अभी ई है, तो उन्होंने क्या बोला, बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए एंड ई, तो ई में कितना है अभी 3x, उसका 50% हो जाएगा 1.5x प्लस 40% हो जाएगा 1.2x, टोटल मिल्क हो जाएगा 2.7x, 2.2x, 2.7x, डिफरेंस कितना है 0.5x, 0.5x की वैल्यू उन्होंने दी है 180 लीटर, सिंपल। तो x की वैल्यू आ गई 360 लीटर्स। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे कैपेसिटी कितना है 720 लीटर्स, यहाँ पे कितना है 1080 लीटर्स। आई होप एवरीवन इज विथ मी टिल हियर। बेसिक लेवल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर अभी उन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल ए एंड ई फॉर बोथ द मिल्कमैन। अच्छा, तो ए एंड ई में अभी वाटर कितना है, वाटर पूछा है ना उन्होंने, तो ए में अभी वाटर कितना है, डिफरेंस इन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल एंड ई फॉर बोथ द मिल्कमैन। अच्छा, ए में वाटर कितना है 40, इसमें कितना है 50, तो 40% ऑफ 720 निकालना है प्लस 50% ऑफ 720 निकालना है, ऐड करना है। तो अपन बेसिकली 40% ऑफ 720 प्लस 50% ऑफ 720 निकालेंगे, 720 कॉमन निकालेंगे तो 40 प्लस 50 ऐड हो जाएगा, 90/100 आ जाएगा। तो 90/100 इंटू 720। और नेक्स्ट क्या पूछा है, ई का वाटर कितना है, ई का 50 और 60। ठीक है, बचा हुआ वाटर ही, ये मिल्क का निकाला अपन ने, और 50 और 60, और 50 और 60 हो जाएगा 110 अपना आएगा यहाँ पे 50%, 50/100 प्लस 60%, 60/100, ठीक है, इंटू 1080 करना है अपने को। ठीक है, और इसका अभी अपने को डिफरेंस चाहिए, अपने को बेसिकली डिफरेंस चाहिए, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो 110 आएगा, ये 0 कट हो जाएगा इससे, ये 0 हो जाएगा ऊपर से कट, तो 11 इंटू 108 माइनस तुम्हारा आ जाएगा 0 कट, ये 9 इंटू 72, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो भी है। अभी देखो 11 इंटू 8 यूनिट्स प्लेस में 8 आएगा, 9 टू यूनिट्स प्लेस में 8 आएगा, तो 8 माइनस 8 0 चाहिए, तो ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन कर रहे डायरेक्टली ना, तुम x लेके भी सॉल्व कर सकते थे और बाद में x की वैल्यू डाल सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन इजियर टू। पर यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं अभी भी। ठीक है, 9 निकाल सकता हूं मैं कॉमन फैक्टर, तो क्या आएगा, आई होप दिस इज विजिबल, या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 11 इंटू 108, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ, माइनस 9 इंटू, तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, पर उसमें तुम टाइप करते बैठोगे, क्लिक करते बैठोगे, उससे अच्छे इसमें फास्ट हो जाएगा। तो दिस इज 11 इंटू 9, 12 माइनस 9 इंटू 72। ठीक है, 9 कॉमन निकाल सकते हो, या और भी चीजें कॉमन निकाल सकते हो, 9 इंटू 4 मतलब 9 इंटू 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 33 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 1 जा 32, 18, तो 36 इंटू 15 इज योर आंसर। 15 6 जा 90, 540। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। 540 वुड बी आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बेसिक लेवल की क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। डाउट्स रहेंगे तो पूछो, डाउट्स छोड़ो मत। विच ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी, हाँ अभी थोड़ा मतलब इजी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि कैलकुलेशन कर रहे हो। कैपेसिटी टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी ऑफ वेसल डी एंड ई, डी एंड ई का मेरे को वेसल का ये निकालना है डिफरेंस। ठीक है, ये मैं सब बाकी का हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन था, बाकी अपने पास है इंफॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा सा कचरा कम कर रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में इजी जाए। क्लटर्ड मत रखते जाओ चीज़ें। ठीक है, जितना सॉल्व कर सकते हो क्लीनली उतना करो,
और जब भी लेट्स से कुछ सॉल्व करके हो गया, लेट्स से मेरा एक कैलकुलेशन हो गया, ऐसे बॉक्स बनाते जाओ, मतलब इसके नंबर्स उसमें नहीं जाने चाहिए दूसरे क्वेश्चन में। डी एंड ई का डिफरेंस निकालना है मेरे को, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मिल्क इन वेसल डी ऑफ अमित एंड वाटर इन वेसल ई ऑफ बबलू इज 320। डिफरेंस बिटवीन मिल्क इन वेसल डी ऑफ अमित, अच्छा डी का जो अमित का है मिल्क, अच्छा तो डी की बात चल रही, अमित का जो मिल्क है 72 है, तो 72/100 इंटू 100x। लेट्स से कि इसकी कैपेसिटी 100x है, क्योंकि परसेंट में दिया है ना, तो मिल्क कितना आ जाएगा मेरे पास 72x, ठीक है। एंड वाटर इन वेसल ई ऑफ बबलू इज 320। वाटर ई, अभी इसका मेरे को कैपेसिटी 100x नहीं ले सकता हूं मैं, 100y लेना पड़ेगा। वेरिएबल वो सेम नहीं है, सेम कैपेसिटी दिया है कि अपने को नहीं दिया है, तो क्या दिया है, वाटर इन वेसल ई ऑफ बबलू, तो इसका 60, तो 72x और 60y का जो डिफरेंस है वो उन्होंने दिया है 320, ठीक है। 320 दिया है, तो मैं डी और ई का डिफरेंस निकाल सकता हूं क्या, मतलब 100x माइनस 100y निकाल सकता हूं क्या, नहीं। यही अगर ऐसा कुछ नंबर दिया रहता कि मेरे पास मिलता 32x और 32y का डिफरेंस इज 320, तो मैं 32 कट होके x और y का डिफरेंस निकलता था, तो मेरे पास फिर वो आंसर आ जाता था। सिर्फ इससे मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन से नहीं होगा गाइस। डिफरेंस बिटवीन वाटर इन वेसल डी ऑफ बबलू, ठीक है, वाटर इन वेसल डी ऑफ बबलू, वाटर इन वेसल डी 60x, नहीं सॉरी, वाटर बबलू का वाटर 40x आएगा, 60x तो मिल्क आएगा, 40x। आई होप समझ में आ रहा है। मिल्क इन वेसली ऑफ आमित, आमित का मिल्क कितना है, अरे गाइज आई थिंक कैलकुलेशन में मैंने गलतियां मतलब कर दी है, क्योंकि ये आमित है, ठीक है, ये बबलू है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था अपना, माय बैड, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन मिल्क इन वेसल डी ऑफ आमित, आमित का यहाँ पे मैंने 72 बराबर लिया था, तो 72x एंड वाटर इन वेसल ई ऑफ बबलू, वाटर इन वेसल ई, तो ये 50y आना चाहिए। इवन देन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कॉमन निकालना चाहिए, और ये x और y के टर्म्स में अपने को मिलता तो हो जाता, तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी डिफरेंस बिटवीन वाटर इन वेसल डी ऑफ बबलू, वाटर इन वेसल डी ऑफ बबलू, तो वो 40x आ जाएगा, एंड मिल्क इन वेसल ई ऑफ आमित, मिल्क इन वेसल ई ऑफ आमित, ये आमित है नीचे वाला, मिल्क चाहिए तो उसको 40 आ गया। गाइस देखो, तो 40x और 40y का डिफरेंस उन्होंने बोला इज इक्वल टू 200, तो जो मैंने फर्स्ट केस में बताया वो बराबर यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इसका अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और अपने को 100x माइनस 100e चाहिए, उन्होंने दे दिया है कि d ग्रेटर देन e है, लेट्स से, तो 40x 40y से बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5y, तो 100x माइनस 100y की 500 आएगी, तो इससे मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, पर ये मार्क करके डोंट मूव ऑन, क्योंकि एक बी और सी भी ऑप्शन है, तो देख लेते। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेसल डी टू दैट ऑफ ई इज 3:2, तो अभी इसका क्या लेंगे अपन, 300x ले लो, इसका 200x लेना पड़ेगा, ठीक है। 3:2 रेशियो है ना गाइज, तो इसका भी तुम 200y मत लो, फिर रेशियो तुम्हारा 3x/2y आ जाएगा, ये 300x अपॉन ये 200x, तो अभी रेशियो 3:2 आ गया जो उन्होंने दिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन वाटर इन वेसल डी ऑफ बबलू एंड मिल्क इन वेसल ई ऑफ अमित, अभी x के टर्म्स में ही है, x के टर्म्स में ही वैल्यू आने वाली, और उसका भी उन्होंने वैल्यू 200 दे दिया, तो ये 100% इससे भी तुम निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि फिर अपने को नंबर्स देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, फिर ये 200 को डिवाइड करेगा तो ही, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, वन वेरिएबल है, और राइट इक्वल टू कुछ तो वैल्यू, तो x की वैल्यू तो वैसे भी निकलने वाली, तो आंसर आएगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, कुछ भी डाउट्स रह गया आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गुड क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। Now we will look at questions that are based on VRC. So this is the passage. So the passage reads, what an exciting time for a literary taxonomist. The taxonomist is someone who classifies something into different genres or styles. So in this case, we are talking about a literary taxonomist. So literary taxonomist will classify literature into different genres. So what an exciting time for a literary taxonomist. Apparently,
a new genre has been born and it is rapidly taking over the world. Its undisputed master is supposed to be Haruki Murakami, and among the several competing names that have already coined for it, over here it is referring to the genre that we are talking about. So there have been multiple names that have been coined for this genre, but one is particularly endearing, the dull new global novel. The texts that belong to this new genre have two characteristic features. They are written by non-Western authors but become very successful on the Western literary market. That is, why have they become so successful? That is because the story goes, these books are eminently translatable. Now, eminently translatable is something that can be easily translated or something that is highly capable of being translated. So the genre of these books, so the books belonging to these genre are easily translatable. Why are they easily translatable? They eschew the idiosyncrasy of the local for the interchangeability of the ग्लोबल. अगर आपको अशु का मीनिंग जानना है, सो अशु का मीनिंग यहां पे आएगा. वर्ड ऑफ द डे में मैंने इसका निमोनिक लिया है, सो आप देख लो. पर अशु का मतलब क्या है? टू अवॉइड समथिंग डेलिबरेटली. सो दे मतलब कौन यहां पे? द ऑथर्स अवॉइड or the authors deliberately avoid the idiosyncrasy of the local for the interchangeability of the global. Idiosyncrasy मतलब क्या? A distinct or peculiar feature or a characteristic. So यहाँ पे क्या बताया है? The authors of the dull new global novel deliberately avoid the peculiar features of the local for the interchangeability of the global. In other words, the authors of the dull new global novel choose to write in a neutral style that is easier to render in translation rather than engaging creatively with the resources of their native languages. Moreover, they avoid references to the intricacies of their own cultures and local literary traditions, and instead use motifs and narrative strategies similar to the Western reader. The central argument in the critical debate surrounding this new phenomena is that this literature is written for export and therefore participates in the process of capitalist cultural hegemony. Hegemony मतलब क्या? Dominance. Dominance of one group over the others. In the globalized world, the West, and in particular the US, exerts a powerful influence on non-Western cultures. Obviously, the West, particularly US, exerts a powerful influence on non-Western cultures. For example, TV series ही ले लो. So, फ्रेंड्स हमें पता है, फ्रेंड्स इज अ यूएस टेलीविजन सीरीज, हमें पता है. मॉडर्न फैमिली पता है. देन द ऑफिस पता है. मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज हम देखते हैं. ठीक है, तो यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. इन पर्टिकुलर वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस हमारे वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा है और उसमें भी स्पेशली यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है. And at the same time is an overwhelming competitor on the local markets. Obviously competitor है हमारे local markets में. अगर कोई बॉलीवुड मूवी और हॉलीवुड मूवी एक साथ चल रही है तो काफी सारे लोग एक साथ दोनों देखने नहीं चाहते. दे हैव टू चूज, इधर और करना पड़ता है काफी सारे लोगों को. कोई पैसे वाले लोग दोनों मूवीज देख लेते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड एक साथ. पर अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वी हैव टू चूज. इन दैट केस अगर हमने हॉलीवुड मूवी देख ली तो हम बॉलीवुड मूवी जनरली देखते नहीं, and vice versa. So it becomes a competitor on the local markets. As a consequence, it is more economically viable for a non-Western writer to make a successful career in the West rather than in her country of origin. To this end, she must cater to the Western tastes, and because her own culture is already affected by the aggressive expansion of US American culture, she knows how to do it. शी मतलब हम ऑथर की बात कर रहे हैं, ये वाले जॉनरा की. दिस प्रिवेलेंट क्रिटिक ऑफ द डल न्यू ग्लोबल नॉवेल साउंड्स लाइक अ क्लासिक मटेरियलिस्ट आर्ग्यूमेंट. नाउ ये ऑथर का व्यू है कि ये जो प्रिवेलेंट क्रिटिक है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक एक क्रिटिसिज्म किया गया है कुछ क्रिटिक्स ने. सो ये जो क्रिटिक है, ऑथर का ऐसा कहना है कि साउंड्स लाइक अ क्लासिक मटेरियलिस्ट आर्ग्यूमेंट. अगर ये पैसेज को हमें समराइज करना है तो इन्होंने न्यू लिटरेरी जॉनरा इंट्रोड्यूस किया, द डल न्यू ग्लोबल नॉवेल.
जिसका किंग है एज ऑफ ना हारुकी मुराकामी। तो ये जॉनरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज आर रिटन बाय नॉन वेस्टर्न ऑथर्स एंड दे फाइंड सक्सेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल है, वेस्टर्न मार्केट्स में सक्सेसफुल है? बिकॉज दे आर इजीली ट्रांसलेटेबल एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स कल्चरल रेफरेंसेस। द क्रिटिक is that these novels are tailored for Western taste, contributing to cultural dominance by the West, particularly the US. Now we'll look at the second paragraph. I would like to challenge this master narrative. कौन कह रहा है? Author कह रहा है. I would like to challenge this master narrative. A closer analysis of the evaluative terms used in the debate about contemporary global novels sheds new light on its underlying motivations. ऑथर कह रहा है देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। मास्टर नैरेटिव मतलब क्या? बेसिकली डोमिनेंट स्टोरी और अ डोमिनेंट पर्सपेक्टिव। The two critical terms that play the crucial role in this context are the global and its supposed opposite, the local. The new globally oriented literature versus local literary traditions. The way in which these two terms are deployed in discussions of contemporary literature written by non-Westerners but commercially successful in the West suggests that what in fact bothers many critics about these books is less the way in which they negotiate the politically fraught situation in which local traditions are pitted against a global appeal, but rather their low perceived aesthetic value. Upon closer observation, an undercurrent of elitism is revealed in an ostensibly materialistic argument. The local and the global start to sound like code words for highbrow and lowbrow. So elitism मतलब क्या? The belief that certain people are superior to others. So यहाँ पे undercurrent of elitism दिखने को मिल रहा है. And seen in this light, the whole critical debate about the new global novel appears as an attempt to sidestep a direct engagement with the ever elusive question of literary value. To summarize this passage, the author challenges, okay, challenge कर रहा है ये जो view है, the prevailing criticism of these global novels, suggesting that the real issue for critics is not the global versus local debate, but the perceived low artistic value of these books. Term local and global may be disguising an elitist attitude equating to lowbrow and highbrow literature, avoiding a deeper discussion on what makes literature valuable. So lowbrow और highbrow मतलब क्या? highbrow हम समझ सकते हैं कि sophisticated, cultured, ठीक है. सो इसके लिए हमने लोकल और ग्लोबल का कोड वर्ड क्या यूज किया? इट में साउंड लाइक हाइब्रो मतलब समवन हु इज सोफिस्टिकेटेड, समवन हु इज कल्चर्ड, और लोब्रो उसके ऑपोजिट. सो द जिस्ट ऑफ द पैसेज क्या है? पूरे पैसेज का समराइज करना है. पहले पैसेज में, पहले पैराग्राफ में द पैसेज डिस्कसेस अ न्यू लिटरेरी जॉनरा, द डल न्यू ग्लोबल नॉवेल, and it has been primarily criticized for catering to the Western tastes and contributing to cultural dominance. Now, the author challenges this critique, suggesting it masks deeper concerns about the aesthetic value of these works and reveals an elitist attitude among critics. Now, question हम देखते हैं, what is the primary purpose of the passage? Now, ये author ने passage लिखा है, तो क्यों लिखा है? ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक ऑथर एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता रहा है कि क्रिटिक्स क्या सोचते हैं द डल न्यू ग्लोबल नॉवेल के बारे में. सो क्रिटिक्स क्या क्रिटिक कर रहे हैं वो हमें बताया है, और ऑथर ये फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में कहता है कि दिस प्रिवेलेंट क्रिटिक साउंड्स लाइक अ क्लासिक मटेरियलिस्ट आर्ग्यूमेंट. और फिर वो क्रिटिक जो किया है, प्रिवेलेंट क्रिटिक है या मास्टर नैरेटिव भी कहा है, उसके बारे में, उसके ऑपोज में ऑथर क्या कह रहा है उसके बारे में बताया है. सो टू हाईलाइट द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ कंटेम्पररी ग्लोबल नॉवेल्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. तो ये एग्जैक्टली जो पूरा पैसेज है इसके उल्टा ही बता रहा है. हमें बता रहा है कि एस्थेटिक वैल्यू जो ग्लोबल नॉवेल्स है उसको तो हाईलाइट बिल्कुल ही नहीं कर रहे. ठीक है, इवन जो क्रिटिक है वो उसको एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से नहीं देख रहे. ये तो ए इज आउट ऑफ क्वेश्चन. और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की बात ही नहीं है, क्योंकि
the non-western authors are catering to the western world. So उनके हिसाब से वेस्टर्न टेस्ट के हिसाब से ही बुक लिख रहे हैं. To explore the linguistic creativity displayed in the dull new global novel and its impact on western literary norms. ये भी गलत है. To examine the economic viability of non-western authors catering to western tastes and its implications for cultural identity. Cultural identity की बात नहीं हुई है, तो दिस इज नॉट द प्राइमरी पर्पस. क्यों लिखा है? देखो पैराग्राफ पैसेज को कैसे स्ट्रक्चर किया वो भी देखो कि क्रिटिक लोग क्या कह रहे हैं और ऑथर क्या कह रहा है. ठीक है, ऑथर क्रिटिक्स को बेसिकली अपोज कर रहा है. सो आंसर ये है, टू डीकंस्ट्रक्ट द प्रिवेलेंट क्रिटिकल डिस्कोर्स surrounding contemporary global novels, revealing underlying elitism and questioning its basis. So D is the correct answer over here. Now ये देखो, ये पूरे पैसेज में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इवन आई वुड से दैट ऑप्शंस आर आल्सो नॉट कॉन्वोल्यूटेड. ठीक है, काफी वो भी इजी ऑप्शंस है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं है. द करेक्ट आंसर इज डी, because the passage focuses on deconstructing the critical discourse around the dull new global novel. Question 14, based on the passage, which of the following is the author not suggesting? ठीक है, नॉट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट. नॉट सजेस्टिंग अबाउट द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डल न्यू ग्लोबल नॉवेल. सो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट क्या है? जो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, तो ऑथर, व्हाट इज द ऑथर नॉट सजेस्टिंग? इट मे बी अ कन्वीनियंट वे टू मास्क एस्थेटिक कंसर्न्स. नाउ दिस हैज बीन मेंशन्ड यहाँ पे, बट रादर देयर परस्यूड लो एस्थेटिक वैल्यू. ठीक है, ये पूरे सेकंड पैराग्राफ में मेंशन है कि ये जो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है, इट मे बी अ वे टू मास्क एस्थेटिक कंसर्न. सो दिस इज नॉट द आंसर. सो दिस हैज बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर. ठीक है, हमें देखना है नॉट सजेस्टेड बाय द ऑथर अबाउट द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट. It overlooks the potential economic benefits for non-Western writers. Now, does the economic argument overlooks the potential economic benefits for non-Western writers? Overlook तो नहीं कर रहा भाई, हमें तो बार बार बताया है कि it is more economically viable for a non-Western writer to make a successful career. So economic argument ऐसे कहीं भी नहीं बता रहा है कि it is trying to overlook the potential economic benefits for non-Western writers. हमें बार बार यही बताया गया है कि non-Western writers are becoming successful in the Western world. So it isn't overlooking. So ये हम अभी shortlist कर लेंगे. This can be the answer. It raises concerns about the influence of American culture on non-Western markets. Yes, हो रहा है. Exerts a powerful influence on non-Western cultures, especially the US. So ये लाइंस में इसका आंसर एविडेंस मिल रहा है. सो दिस इज नॉट द आंसर. इट हाईलाइट्स द पावर डायनामिक्स विद इन द ग्लोबलाइज्ड लिटरेरी मार्केट. नाउ हाईलाइट तो किया है कि नॉन वेस्टर्न ऑथर्स आर राइटिंग फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड. सो बेसिकली पावर डायनामिक्स इज इन फेवर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. सो आंसर इज बी. Question number 15. How do critics' perception of the negotiation between local traditions and global appeal influence their evaluation of contemporary global novels? Critics prioritize cultural diversity in their assessment. ये भी आंसर नहीं है. Critics overlook the novel's engagement with political themes. ये कहीं पे भी हुआ नहीं है. ठीक है, पॉलिटिकल थीम्स के बारे में हमें कभी पे भी बताया नहीं है. क्रिटिक्स डिसमिस द नॉवेल्स एज परपेचुएटिंग कैपिटलिस्ट कल्चर. यस, यहां पे दिया है द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन द क्रिटिकल डिबेट surrounding this new phenomena is that this literature is written for export and therefore participates in the process of capitalist cultural hegemony. So यही हो रहा है. C is the answer. डी को भी एलिमिनेट कर देंगे. क्रिटिक्स सेलिब्रेट द नॉवेल्स फॉर देयर लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी. ये तो क्रिटिक्स ने किया ही नहीं है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक मोटिवेशंस ऑफ नॉन वेस्टर्न ऑथर्स इन केटरिंग टू वेस्टर्न टेस्ट्स? देखो, ये है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन. क्या इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं about the author's attitude towards the economic motivations of non-Western authors in catering to Western tastes?
The author acknowledges the economic pressures driving non-Western authors to cater to Western tastes. This may be the answer. ठीक है? Why? Because the author acknowledges the economic pressure. कहाँ पे? As a consequence, it is more economically viable for a non-Western writer to make a successful career in the West rather than in her country of origin. And to this end, she must cater to the Western tastes. And because her own culture is already affected by the aggressive expansion of the US American culture, she knows how to do it. These lines show that the author understands the economic motivations behind the trend. The author believes that non-Western authors prioritize cultural authenticity over financial gain. Now हमें पता नहीं author ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, पर वो इससे थोड़ा बहुत evident है critics के कहने से कि generally non-Western authors prioritize financial gain over cultural authenticity. The author perceives non-Western authors as actively challenging Western literary hegemony. Now, non-Western authors aren't challenging the Western literary hegemony, but they are accepting the Western dominance. So this is not the answer. The author views catering to Western tastes as a means for non-Western authors to preserve their cultural identity. Exactly ulta what is mentioned in the passage. So A is the answer. That's it for this video, guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon ताकि you get notifications. Also Telegram group and channel पे daily ऐसे level के questions, cons, LR, verbal, vocab sheets, current affairs quiz सब डालते free है, तो डू चेक इट आउट. एंड ऑब्वियसली ये जो कैट मिनी मॉक्स हमने स्टार्ट की है अग्नि परीक्षा, वो भी फ्री है. उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. जी के जहाँ पे लगता है वहाँ पे वो यूजफुल रहेगा, इंटरव्यू के लिए भी यूजफुल रहेगा. यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ लेके आती है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.